Hello friends, welcome to Mathematics Aspirants classes. In this video we discuss Bayes theorem. हम लोग आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में बेज थ्योरम को। तो ये प्रोबेबिलिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। आइए चलिए देखते हैं बेज थ्योरम क्या है। पहले बेज थ्योरम को स्टार्ट करने के पहले मैं कुछ एग्जाम्पल को लेता हूं और एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करता हूं कि बेज थ्योरम को कैसे अप्लाई करते हैं किसी प्रॉब्लम के साथ। उसके बाद फिर मैं बेज थ्योरम का प्रूफ भी आप लोग को बताऊंगा आज। तो पहले स्टार्ट करते हैं, इस एग्जाम्पल को हम लोग लेते हैं। सपोज करते हैं हमारे पास दो बैग है, बैग फर्स्ट बैग सेकेंड। बैग फर्स्ट में 2 रेड बॉल और 5 ब्लैक बॉल्स है। बैग सेकेंड में 3 रेड बॉल्स और ये 4 ब्लैक बॉल्स है। अब इस दोनों बैग में से किसी एक बैग को सिलेक्ट करना है। फर्स्ट बैग को सिलेक्ट करने का इवेंट को E1 सपोज करते हैं और सेकेंड बैग सेलेक्ट हो जाए, इस इवेंट को हम लोग E2 सपोज करते हैं। अब जो सिलेक्टेड बैग आया है, अब कौन सा बैग सिलेक्टेड है ये मुझे पता नहीं है, लेकिन जो भी बैग सिलेक्ट हुआ है उससे एक बॉल निकालते हैं। ये जो बॉल निकला है वो रेड बॉल हो, इस इवेंट को हम लोग सपोज कर लेते हैं E। आप इसको इस तरीके से समझने की कोशिश कीजिए कि 2 बॉल एक जगह कहीं रखा हुआ है। अब उस दो बैग एक जगह कहीं रखा हुआ है और उस बैग में से आंख बंद करके एक बैग हम लोग को सेलेक्ट कर लेना है और जो बैग सेलेक्ट हुआ उससे एक बॉल निकाल लेना है। ये इस दरमियान आंख हम लोग को क्लोज रखना है। अब जब बॉल हमारे हाथ में आ चुका है, अब आंख खोल करके हम लोग देखते हैं कि वो जो बॉल है वो रेड कलर का है। तो अब ये पता हम लोग को नहीं है कि किस बैग से निकला है, फर्स्ट से निकला है या सेकंड से निकला है। तो ये जो बॉल निकला है वो फर्स्ट बैग से निकला है, इसका क्या प्रोबेबिलिटी होगा। तो यानी कि ये घटना हो चुका है, ये इवेंट हो चुका है, ये हम लोग को पता है। बॉल जो निकला है वो रेड बॉल निकला है, ये हम लोग को पता है, लेकिन किस बैग से निकला है वो पता नहीं है। यानी कि E1 फर्स्ट बैग से निकला है, इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा। आप ऐसा सपोज कीजिए कि जो बॉल निकला है वो रेड बॉल निकला है और वो फर्स्ट बैग से सेलेक्ट हुआ है, इसका प्रोबेबिलिटी अगर हम लोग को निकालना हो तो ऐसे ही केस में हम लोग बेज थ्योरम अप्लाई करते हैं। आप यहां पर देख रहे हैं कि 2 बैग में से एक बैग को सिलेक्ट किए और ये जो सिलेक्टेड बैग है उसमें से हम लोग एक बॉल निकाल लिए। तो ये जो बॉल निकला है वो रेड कलर का निकला है। अब ये हम लोग को पता है, ये इवेंट हो चुका है ऑलरेडी, ये पता है कि ये इवेंट हुआ है। अब ये किस बैग से सिलेक्ट हुआ है, फर्स्ट से हुआ है या सेकेंड से हुआ है, ये पता नहीं है। तो फर्स्ट बैग से ये बॉल निकला है, रेड बॉल जो निकला है वो फर्स्ट बैग से निकला है, इसका प्रोबेबिलिटी अगर हम लोग को पता करना हो तो बेज थ्योरम अप्लाई करते हैं। और इसका क्या प्रोबेबिलिटी होगा, इसका फॉर्मूला है, बेज थ्योरम कहता है कि इसका प्रोबेबिलिटी होगा PE1 into PA by E1 divided by PE1 into PA by E1 plus PE2 into PA by E2। तो बेज थ्योरम का कहना है कि E1 इवेंट होने का प्रोबेबिलिटी, जबकि ऑलरेडी A इवेंट हो चुका है, इसका प्रोबेबिलिटी होगा PE1 into PA by E1 divided by PE1 into PA by E1 plus PE2 into PA by E2। तो ये प्रोबेबिलिटी यही बेज थ्योरम कहलाता है। अब अगर हम लोग इसको निकालना चाहें इस फॉर्मूला से, इस फॉर्मूला को मैं स्टेटमेंट लिखूंगा लेकिन आप समझिए इसको। ये बैग सेलेक्ट होने का क्या प्रोबेबिलिटी होगा, अगर इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है तो इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 1/2। कैसे, हमारे पास 2 बैग है, ये फर्स्ट बैग सेलेक्ट हो तो फर्स्ट बैग सेलेक्ट हो तो फेवरेबल केसेस सिर्फ यही है, इसी को हम लोग को सेलेक्ट करना है। और टोटल केसेस कितना है, फर्स्ट बैग और सेकेंड बैग 2 टोटल केसेज हो गए। तो टोटल केसेज 2 और फेवरेबल केसेज 1, तो 1/2। 2 बैग में से एक बैग सेलेक्ट हो फर्स्ट वाला, इसका प्रोबेबिलिटी 1/2 और सेकेंड बैग सेलेक्ट हो, इसका भी प्रोबेबिलिटी 1/2 होगा। अब सपोज करते हैं कि ये बैग हम लोग का सिलेक्ट हो चुका है और इस बैग से रेड बॉल निकालने का प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ए व्हेन E1 हैज ऑलरेडी अकर्ड। फर्स्ट बैग सिलेक्ट हो चुका है
ऑफ ए इवेंट यानी ए रेड बॉल निकालने का प्रोबेबिलिटी। तो इसमें से रेड कितना है, 2 रेड्स है और 5 ब्लैक्स है। तो रेड निकालने का फेवरेबल केसेज 2 हो जाएगा और टोटल केसेज हो जाएगा 7। टोटल 7 बॉल्स है, 7 में से कोई भी एक निकालना है तो 7 तरीके से निकाल सकते हैं। और रेड बॉल 2 है, 2 में से कोई एक निकालना है तो हम लोग 2 तरीके से निकाल सकते हैं। तो ये PA/E1 इक्वल टू 2/7। बिल्कुल ऐसा ही सपोज करते हैं कि ये बैग अगर सेलेक्ट हो चुका है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ए व्हेन E2 हैज ऑलरेडी अकर्ड मींस E2 ये सेकेंड बैग सेलेक्ट हो चुका है। अब उससे रेड बॉल निकालने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, तो इसमें से 3 रेड है और 4 ब्लैक है, टोटल 7 बॉल है। उसमें से रेड बॉल निकालने के लिए फेवरेबल केस 3 हो जाएगा और टोटल 7 हो जाएगा। तो हमारे पास E1 का प्रोबेबिलिटी E2 का प्रोबेबिलिटी पता है, A/E1 का प्रोबेबिलिटी A/E2 का प्रोबेबिलिटी भी पता है। तो आप इस फॉर्मूला में पुट कर दीजिए, हम लोग का निकल जाएगा ये प्रोबेबिलिटी। जैसे PE1 का वैल्यू है 1/2 इंटू PA/E1, PA/E1 का वैल्यू है 2/7, PE1 का वैल्यू है 1/2, PA/E1 का वैल्यू है 2/7। फिर यहाँ पर भी PE1 का वैल्यू 1/2, PA/E1 का वैल्यू 2/7, PE2 का वैल्यू 1/2 और PA/E2 का वैल्यू 3/7। तो ये हम लोग पुट कर दिए और इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं हम लोग। तो इसका कैलकुलेशन करने के बाद ये आ रहा है 2/5। मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग को ये पता चल चुका है कि रेड बॉल निकला है और वो फर्स्ट बैग से निकला है, इसका प्रोबेबिलिटी होगा 2/5। 2/5 क्या हो गया, ये 2 बैग में से कोई एक बैग हम लोग सेलेक्ट किए, सेलेक्टेड बैग से एक बॉल निकाले। वो बॉल जब रेड निकल चुका है, ये पता चल चुका है कि वो जो सेलेक्ट बॉल निकाले हैं वो रेड बॉल निकला है। अब वो फर्स्ट बैग से निकला हो, इसका प्रोबेबिलिटी निकालना हो, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो गया। कंडीशन लगा हुआ है कि रेड बॉल निकला है, अब वो फर्स्ट बैग से निकला है, इसका अगर प्रोबेबिलिटी निकालना हो तो PE1 डिवाइडेड बाय A इज इक्वल टू आ रहा है 2/5। यही इसका प्रोबेबिलिटी हो गया। और इसके लिए हम लोग ये जो फॉर्मूला यूज किए हैं, यही फॉर्मूला है बेस थ्योरम। इस थ्योरम का स्टेटमेंट हम लोग देखते हैं। Let S be the simple space and let E1, E2 dot En be n mutually exclusive and adjuctive events associated with a random experiment। सपोज करते हैं S जो है वो एक सिंपल स्पेस है और E1, E2 dot En n mutually exclusive and adjuctive events है किसी भी random experiment। और if A is any event which occurs with E1 or E2 or dot En, ध्यान दीजिए A जो इवेंट है वो या तो E1 या E2 या डॉट डॉट En किसी के साथ में ही हो रहा है। जैसे अभी हम लोग जस्ट इसके पहले जो देखे हैं कि 2 बैग था, उस बैग में से हम लोग को किसी एक बैग को सिलेक्ट करना था। तो फर्स्ट बैग को सिलेक्ट करने का इवेंट E1 मान लिए और सेकेंड बैग को सिलेक्ट करने का इवेंट E2 मान लिए। और जो भी बैग हमारे पास सेलेक्ट हुआ, उस बैग से एक बॉल निकालने का इवेंट को रेड बॉल निकालने के इवेंट को A अगर मान लेते हैं, तो A जो इवेंट है वो या तो E1 के साथ में होगा या E2 के साथ में होगा। अकेला A नहीं हो रहा है, या तो फर्स्ट बैग सिलेक्ट होगा या सेकेंड बैग सिलेक्ट होगा, उसके बाद ही उससे रेड बॉल निकालना है। A इवेंट तभी होगा जब या तो E1 हो चुका है या फिर E2 हो चुका है। मतलब ये अकेला नहीं हो रहा है, ये E1 या E2 में से किसी एक के साथ में ही हो रहा है। तो यहां पर भी ऐसा ही एक इवेंट ले रहे हैं A, जो ये E1, E2 डॉट डॉट En जो n इवेंट है उसी में से किसी के साथ में होगा, या तो E1 के साथ या E2 के साथ या फिर डॉट डॉट En किसी के साथ में होगा। अब A इवेंट हो चुका है, अब इस E1, E2 डॉट डॉट En में से कोई एक इवेंट हो, उसका प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए फॉर्मूला है P of EI into PA/EI डिवाइडेड बाय सम ऑफ PEI into P of A/EI एंड समेशन में I जो रन कर रहा है 1 से n तक रन कर रहा है। मतलब I का वैल्यू 1, 2, 3 पुट करके सभी को ऐड कर देना। तो यही मैं फॉर्मूला भी यूज किया था। तो यही फॉर्मूला होगा ith इवेंट E में से ith इवेंट होने का प्रोबेबिलिटी, जबकि ऑलरेडी A इवेंट हो चुका है। तो इसका फॉर्मूला ये है, यही हम लोग को प्रूफ करना है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 2 चीज को कि A जो इवेंट है
इसी में से किसी के साथ में होगा, E1 E2 En में से किसी के साथ में। और ये सभी जो इवेंट है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एडजस्टिव है। एडजस्टिव मींस क्या हुआ कि ये सभी का यूनियन करने के बाद वो सैंपल स्पेस के बराबर हो जाए। तो चलिए अब आइए इधर देखते हैं। सपोज करते हैं ये जो है S को रिप्रेजेंट कर रहा है, सैंपल स्पेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसमें इसको हम लोग कई एक पार्ट में बांट देते हैं, कई एक इवेंट बना देते हैं। यहां पर एक इवेंट E1 ले रहे हैं, ये सपोज कीजिए E1 इवेंट है, ये इवेंट E2 है, ये E3 है, ये E डॉट डॉट है, डॉट डॉट, और ये है En। अब यहां पर हम लोग एक इवेंट लेते हैं E, ये जो इवेंट है वो है E, ये इवेंट सैंपल स्पेस का ये सबसेट है। आप देखिए ये या तो E1 के साथ में आएगा, अगर ये पार्ट में से अगर ये पार्ट होता है, ये पार्ट होता है तो वो E1 के साथ में होगा, अगर ये पार्ट होता है तो वो E2 के साथ होगा, ये पार्ट होता है तो वो E3 के साथ होगा, या इसी तरीके से अगर ये पार्ट होता है तो वो En के साथ होगा। तो ये कौन सा पार्ट हो गया? ये हो गया A इंटरसेक्शन E1, A और E1 का इंटरसेक्शन है। ये कौन सा पार्ट है? A और E2 का इंटरसेक्शन है। ये है A इंटरसेक्शन E3 और डॉट डॉट, इसी तरीके से ये कौन सा पार्ट है? A इंटरसेक्शन En। अब देखिए ये पार्ट E1 में भी है और A में भी है, तो ये A और E1 का इंटरसेक्शन हो गया। अब ये E1 E2 डॉट डॉट E3 जितना भी है वो सभी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, यानी कि कोई भी दो का कॉमन एलिमेंट नहीं, और इस सभी का यूनियन करेंगे तो वो किसके बराबर हो जा रहा है? सैंपल स्पेस S के बराबर। तो देखिए सिंस E1 E2 डॉट डॉट En आर n म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एडजस्टिव इवेंट्स वी हैव S इज इक्वल टू, एक्चुअली ये एक्सक्लूसिव है और एडजस्टिव भी है। एडजस्टिव में मतलब क्या हुआ कि सभी का यूनियन अगर कर देते हैं E1 E2 डॉट डॉट En का, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? S के बराबर। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब हो गया कि कोई भी दो का इंटरसेक्शन लेते हैं, ith EI इंटरसेक्शन EJ इज इक्वल टू 5 वेयर I नॉट इक्वल टू J, मींस कोई भी दो का अगर हम लोग इंटरसेक्शन लेंगे तो कोई भी दोनों में से कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। अब देखिए जरा यहां पर फिगर से, A इवेंट क्या किसके इक्वल होगा? A इज इक्वल टू होगा A इंटरसेक्शन S। अब देखिए ध्यान दीजिए, ये पूरा S है, ये A है, A इवेंट है, S सैंपल स्पेस है, निश्चित रूप से A जो है वो सबसेट होगा सैंपल स्पेस का। तो A इवेंट जो है A सेट किसके बराबर होगा? A और S का इंटरसेक्शन हो गया, ये कॉमन पार्ट है A और S का, तो A इंटरसेक्शन S हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, यहां पर S का वैल्यू पुट करते हैं। S का वैल्यू क्या है? E1 यूनियन E2 यूनियन डॉट डॉट यूनियन En। अब आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कीजिए सेट थ्योरी का, तो A इंटरसेक्शन E1 भी होगा, A इंटरसेक्शन E1, फिर बीच में यहां पर यूनियन A इंटरसेक्शन E2 होगा, बीच में यूनियन डॉट डॉट A इंटरसेक्शन En होगा। अब अगर इसका आप ये देखिए A इंटरसेक्शन E1 A इंटरसेक्शन E2 डॉट डॉट, ये जितना भी है वो सभी जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये खुद भी है। A इंटरसेक्शन E1 ये वाला पार्ट हो गया, A इंटरसेक्शन E2 ये वाला पार्ट हो गया, ये देखिए आप दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, कोई भी कॉमन एलिमेंट ये दोनों में नहीं है, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी से अगर हम लोग A का प्रोबेबिलिटी निकालें तो A का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ तो दोनों साइड हम लोग प्रोबेबिलिटी लगा दिए, इधर भी प्रोबेबिलिटी लगा दिए और इधर भी प्रोबेबिलिटी लगा दिए। अब एडिशन थ्योरम, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, तो एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी से हम लोग इसको कैसे लिखेंगे? चलिए इसको इधर लिखते हैं। तो एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी से क्या होगा? आप जानते हैं P A यूनियन B इक्वल टू
पी ए पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी हो जाता है अगर ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो। तो यहाँ पर ये इवेंट ये सभी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, तो इसीलिए जो यूनियन है वहां पर प्लस हो जाएगा, यूनियन की जगह प्लस हो जाता है, दोनों में प्रोबेबिलिटी लग जाएगा और बीच में प्लस हो जाएगा। तो वही काम हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर पी ए इंटरसेक्शन E1 प्लस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन E2 प्लस डॉट डॉट प्लस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन EN। अब देखिए इसको हम लोग समेशन के फॉर्म में लिखते हैं, तो आप इसको समेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो सिग्मा पी ऑफ ए इंटरसेक्शन EI वेयर आई रन फ्रॉम 1 to n। तो ये नंबर 1 करके हम लोग छोड़ देते हैं। अब हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन थ्योरम अप्लाई करते हैं। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में आप लोग पढ़े होंगे पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी बाई, एक ये भी होता है, एक और होता है पी ए इंटरसेक्शन डी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी into conditional probability of A under the condition that B has already occurred। तो हम लोग ये या ये दोनों में से कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ A का प्रोबेबिलिटी पहले लिखा हुआ है और यहाँ पर B का प्रोबेबिलिटी पहले लिखा हुआ है। इसमें A का प्रोबेबिलिटी है और B का कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। इसमें B का प्रोबेबिलिटी पहले लिखा हुआ है और A का कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लिखा हुआ है। तो हम लोग मल्टीप्लिकेशन थ्योरम यही थ्योरम अप्लाई करते हैं। हम लोग ये जानते हैं कि P A इंटरसेक्शन EI is equal to P of EI into P of A by EI। यहां पर EI का पहले प्रोबेबिलिटी लिखे हुए हैं और फिर A का कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अंडर द कंडीशन दैट EI हैज ऑलरेडी अकर्ड। तो यही वैल्यू हम लोग यहां पर पुट कर देते हैं फ्रॉम फर्स्ट से पी ए इज इक्वल टू सिग्मा आई इक्वल टू 1 to n और इसका वैल्यू पी ऑफ ई आई इंटू पी ऑफ ए डिवाइडेड बाय ई आई। अब हम लोग क्या करते हैं आगे, also by multiplication theorem we have फिर मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं पी ए इंटरसेक्शन ई आई इज इक्वल टू पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ ई आई डिवाइडेड बाय ई। आप इसको इधर डिवाइड कर दीजिए तो P ऑफ ई आई डिवाइडेड बाय ए का वैल्यू निकल जाएगा यहां से, ये इधर डिवाइड करके P ऑफ ए इंटरसेक्शन ई आई डिवाइडेड बाय पी ए। पी ए इंटरसेक्शन ई आई का हम लोग वैल्यू लिख जाते हैं तो P ऑफ ई आई डिवाइडेड बाय ए इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लिकेशन थ्योरम फिर अप्लाई करते हैं, जो यहां पर लिखे हैं वही रूल अप्लाई करते हैं, वही थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं P ऑफ ई आई इंटू पी ऑफ ए बाय ई आई डिवाइडेड बाय पी ए का वैल्यू हम लोग निकाल के रखे हुए हैं P ऑफ ए का, तो इसका वैल्यू है सिग्मा आई इक्वल टू 1 to n प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई इंटू पी ऑफ ए डिवाइडेड बाय ई आई। तो यही बेस थ्योरम हो गया, इसका बेस थ्योरम का प्रूफ हो गया ये। तो आप इसको देखिए, सपोज कीजिए यहां पर आप देखिए कि मान लेते हैं हम लोग दो ही इवेंट है, एक E1 और दूसरा E2। जैसे इसमें n इवेंट था E1 E2 डॉट डॉट En, सपोज कीजिए n की जगह 2 ही इवेंट्स है E1 और E2। अगर ये फॉर्मूला अप्लाई करना हो, मान लीजिए फर्स्ट E1 इवेंट होने का प्रोबेबिलिटी, अकरेंस ऑफ E1 का प्रोबेबिलिटी निकालना व्हेन A हैज ऑलरेडी अकर्ड, तो कैसे निकालेंगे इस फॉर्मूला से P(E1 by A इज इक्वल टू क्या होगा, I की जगह वहां पर हम लोग 1 लिख रहे हैं तो I की जगह 1 लिख दीजिए, यहां पर भी I की जगह 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा P ऑफ E1 इंटू P ऑफ A by E1 और डिवाइडेड बाय
ये जो समेशन होगा i इक्वल टू 1 से लेकर के 2 तक, क्योंकि दो ही इवेंट है E1 और E2, तो यहाँ पर हम लोग दो ही बार इसको ऐड करेंगे। एक बार i की जगह 1 पुट करेंगे और एक बार i की जगह 2 पुट करके इसको ऐड कर देंगे। तो अगर 1 पुट करते हैं तो P ऑफ E1 इंटू P ऑफ A बाई E1 प्लस P ऑफ E2 इंटू P ऑफ A बाई E2। i की जगह एक बार 1 पुट किए हैं और फिर दूसरा बार हम लोग i की जगह 2 पुट करके इसको ऐड कर दिए हैं समेशन है। तो यही फॉर्मूला हम लोग जो पहले शुरू में एग्जांपल लिए थे उसमें इसी फॉर्मूला का अप्लाई किए थे। E1 इवेंट होने का प्रोबेबिलिटी, जबकि ऑलरेडी एक घटना घट चुका है, तो उस समय ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करके निकाल सकते हैं। तो ये बेस थ्योरम हो गया, ये जनरल फॉर्मूला हो गया। यहाँ पर हम लोग दो इवेंट को लेकर के ये फॉर्मूला अप्लाई किए। अब जरा देखिए, मान लीजिए अगर ऐसा निकालना हो E2 इवेंट का होने का प्रोबेबिलिटी निकालना हो, जबकि ऑलरेडी ए इवेंट हो चुका है, तो यहां पर अगर E2 लिख रहे हैं तो यहां पर भी E2 कर देंगे और यहां पर भी E2 कर देंगे, और नीचे तो दोनों है, दोनों का समय ये टोटल प्रोबेबिलिटी रहता है नीचे, तो वो टोटल प्रोबेबिलिटी रहेगा ही नीचे, सिर्फ यहां पर चेंज होगा। तो अगर E2 इवेंट होने का प्रोबेबिलिटी निकालना व्हेन A हैज ऑलरेडी अकर्ड, तो ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। और इसकी जगह मान लीजिए अगर 3 इवेंट हो तो उसी तरीके से 3 इवेंट कर देंगे, यहाँ पर 3 का सम हो जाएगा और जो यहाँ पर निकालना रहेगा उसको हम लोग निकाल सकते हैं। तो बेस थ्योरम बताता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जब एक इवेंट हो चुका है और उसके बाद दूसरा इवेंट होने का ये प्रोबेबिलिटी बताता है, और ये जो इवेंट होता है वो इसी में से किसी के साथ में होता है। ये इवेंट अकेला नहीं होता है, E1 होने के बाद होता है या E2 होने के बाद होता है ये इवेंट। तो चलिए अब इस थ्योरम का यूज करके और भी हम लोग कुछ सवाल देखते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन है, ये कार्ड फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स इज लॉस्ट। 52 कार्ड्स का जो पैक होता है उससे एक कार्ड कहीं पर खो गया। अब खोने के बाद हमारे पास 51 कार्ड्स बचा हुआ है। अब आगे लिखा हुआ है कि फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स ऑफ द पैक 2 कार्ड्स आर ड्रॉन। जो रिमेनिंग कार्ड्स है उसमें से हम लोग 2 कार्ड निकाल लिए, और जो 2 कार्ड निकाले हैं आर फाउंड टू बी हर्ट, और वो हम लोग को हर्ट मिला। दोनों जो है वो लाल पान का कार्ड मिला। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द मिसिंग कार्ड टू बी ए हर्ट। तो जो खोया था पहले वो हर्ट हो, इसका क्या प्रोबेबिलिटी। देखिए यहाँ 2 इवेंट हो रहा है। एक इवेंट पहले हो चुका है, कार्ड खो चुका है पहले ही, और जो बाद में जो इवेंट हुआ है वो इवेंट का हम लोग को रिजल्ट पता है कि वो इवेंट क्या है, वो दोनों लाल पान था, दोनों हर्ट था। 2 कार्ड जो निकाले हैं वो दोनों हर्ट था। तो जो पहली घटना हो चुका है, पहले जो इवेंट हुआ है वो कैसा इवेंट हुआ था, वो कौन सा कार्ड खोया था, हर्ट खोया था या स्पेड खोया था या क्लब खोया था या डायमंड खोया था, ये पता नहीं है। तो पहला जो कार्ड खो चुका है वो हर्ट खोया है, इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो सबसे पहला क्या कीजिए, आप जो 4 इवेंट हो सकता है यहाँ पर कि जो कार्ड खोया था वो 4 तरीके से हो सकता है, या तो हर्ट खो सकता है या स्पेड या क्लब या डायमंड। तो उसमें से चारों को हम लोग 4 इवेंट मान लेते हैं। लेट E1 इक्वल टू इवेंट दैट द मिसिंग कार्ड इज ए हर्ट। जो फर्स्ट में कार्ड खोया था उसको हम लोग सबसे पहले हर्ट हो, इस इवेंट को E1 मान लिए। E2 मान लेते हैं इवेंट दैट द मिसिंग कार्ड इज ए क्लब। मिसिंग कार्ड क्लब हो, इसको E2 मान लेते हैं। E3 इक्वल टू इवेंट दैट द मिसिंग कार्ड इज ए डायमंड। डायमंड हो, इसको हम लोग E3 मान लेते हैं। और E4 मान लेते हैं इवेंट दैट द मिसिंग कार्ड इज ए, एक बच गया स्पेड, तो स्पेड हो, इसको हम लोग मान लेते हैं E4। तो ये 4 तरीके से हो सकता था। पहले जो कार्ड खोया है वो 4 तरीके से हो सकता है, हार्ट, क्लब, डायमंड या स्पेड, किसी कोई भी एक हो सकता है। अब जो बाद में इवेंट हुआ है उस इवेंट को हम लोग ये मान लेते हैं। बाद में कौन सा इवेंट हुआ है, 2 हर्ट कार्ड निकाला गया। 2 कार्ड जो निकाला गया वो लाल पान का कार्ड निकला है। तो ड्रॉइंग 2 हर्ट कार्ड फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स। जो रिमेनिंग कार्ड्स था उससे 2 कार्ड निकाले हैं, वो दोनों लाल पान का कार्ड निकला है, उसको हम लोग ए मान लेते हैं। अब जरा समझिए, यहां पर
P ऑफ इवन, ये इवन इवेंट होने का क्या प्रोबेबिलिटी होगा? इवन कौन सा इवेंट है? जो मिसिंग कार्ड था वो हर्ट हो, तो टोटल 52 कार्ड्स का पैक था, उसमें से एक कार्ड जो खोया वो हर्ट हो, इसका प्रोबेबिलिटी हम लोग निकालने जा रहे हैं। तो हर्ट कितना होता है? टोटल 13 हर्ट होता है, तो 13 में से कोई भी एक कार्ड खो सकता है, और टोटल जो था 52 था, 52 में से कोई भी एक निकाल सकते हैं। टोटल केसेज हो गया और ये फेवरेबल केसेज हो गया। दिस इज इक्वल टू 13/52 एंड इट इज इक्वल टू 1/4। हम लोग इसी तरीके से PE2 निकाल सकते हैं। जो कार्ड खोया था, E2 कौन सा इवेंट है? जो कार्ड खोया था वो क्लब हो, इसका प्रोबेबिलिटी, तो क्लब कितना होता है? वो भी 13 होता है। 13 में से कोई भी एक हो सकता है, खो सकता है, तो ये फेवरेबल केसेज हो गया और टोटल केसेज हो जाएगा 52C1, इट इज ऑल्सो इक्वल टू 1/4। फिर हम लोग निकाल लेंगे PE3, ये भी 1/4 आएगा। फिर निकाल लेंगे PE4, ये भी 1/4 आएगा। अब हम लोग निकालते हैं A/E1 का प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट A व्हेन E1 हैज ऑलरेडी अकर्ड, मतलब E1 घटना घट चुका है, यानी कि जो कार्ड खोया था पहले वो हर्ट है। अब जो तो बाकी जो 51 कार्ड बचा है उसमें से जो कार्ड निकाले हैं वो दोनों हर्ट हो, इसका प्रोबेबिलिटी हम लोग निकाल रहे हैं। तो फर्स्ट कार्ड हर्ट खोया था, बाद में जो कार्ड निकाल रहे हैं वो भी दोनों हर्ट हो, इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा? तो जब हर्ट खो चुका है तो 13 में से 12 हर्ट्स बचा हुआ है। अब 12 हर्ट्स में से हम लोग को 2 निकालना है, तो इसके लिए फेवरेबल केसेज क्या हो जाएगा? 12C2 और डिवाइडेड बाय टोटल केसेज कितना होगा? टोटल रिमेनिंग कार्ड्स 51 बचा था, 51 में कोई भी 2 निकाल सकते हैं। इसी तरीके से हम लोग निकाल लेंगे P ऑफ A डिवाइडेड बाय E2, मतलब E2 इवेंट हो चुका है, उसके बाद A इवेंट हो रहा है, इसका प्रोबेबिलिटी। E2 इवेंट हो चुका है, मतलब यहाँ पर जो कार्ड खोया था वो क्लब खोया हुआ है। अब क्लब खोया हुआ है तो प्लेइंग कार्ड्स में 51 कार्ड्स बच गया, एक कार्ड खो गया। कौन सा कार्ड खोया? क्लब खो रहा है, तो 51 जो बचा है उसमें से कितने हर्ट है? 13, और 13 में से 2 हम लोग को निकालना है। तो 2 कितने तरीके से निकाल सकते हैं? 13C2 और डिवाइडेड बाय रिमेनिंग कार्ड्स था 51 में कोई भी 2 निकाल सकते हैं। तो ये हो गया P ऑफ A/E2। इसी तरीके से P ऑफ A/E3 निकाल सकते हैं, यानी E3 घटना हो चुका है, यानी कि जो कार्ड खोया था E3 में है डायमंड, तो जो कार्ड खोया था वो डायमंड खोया है। अब जो बाकी 51 बचा उसमें से जो 2 निकालना है वो हर्ट हो, इसका प्रोबेबिलिटी। तो हर्ट कितना बचा हुआ है? 13, क्योंकि डायमंड खोया था, तो 13 में कोई भी 2 निकाल सकते हैं, और यहाँ पर 51C2 टोटल केसेज हो जाएगा। इसी तरीके से PA/E4 निकाल सकते हैं, ये भी ऐसे ही निकाल करके आप देख सकते हैं 13C2 डिवाइडेड बाय 51C2 होगा। अब हम लोग निकालते हैं रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या है? रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है P ऑफ E1 इवेंट होने का प्रोबेबिलिटी, जबकि A ऑलरेडी इवेंट हो चुका है, यानी कि जो A इवेंट हो चुका है, मतलब जो ड्राइंग टू हर्ट कार्ड है फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स, जो बाद में बचा है जितना कार्ड 51 कार्ड उसमें से 2 कार्ड निकालना है वो हर्ट है, ये पता है हम लोग को, यानी A इवेंट ऑलरेडी हो चुका है। अब जो फर्स्ट कार्ड खोया था वो हर्ट खोए, यानी इवन इवेंट हो, इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है PE1 डिवाइडेड बाय A। तो हम लोग बेस थ्योरम यहां पर अप्लाई करेंगे, और बेस थ्योरम से हम लोग लिख सकते हैं इसको, ये PE1 इंटू PA/E1, और नीचे चारों का सम होगा PE1 इंटू PA/E1 प्लस PE2 इंटू PA/E2 प्लस PE3 इंटू PA/E3 प्लस PE4 इंटू PA/E4। अब सभी का वैल्यू हम लोग को पता है, E1, E2, E3, E4 सभी का प्रोबेबिलिटी हम लोग निकाले हुए हैं। PA/E1, PA/E2, PA/E3, PA/E4 सभी का प्रोबेबिलिटी निकाले हुए हैं। तो ये सारे का वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर दीजिएगा, इसका कैलकुलेशन कर लीजिएगा और यहाँ पर पुट कर लीजिएगा, और आप निकाल करके इसको कैलकुलेट करके देखिएगा तो 11/50 होगा। तो यही रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी। तो इस तरीके से बेस थ्योरम का यूज करके
आप सवाल को कुछ ट्राई कीजिए, कुछ प्रैक्टिस कीजिए। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप जरूर इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। और इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।